नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं, किस किस की क्लास लगाने वाला हूं। बीच चुनाव में मोदी और शाह का रौद्र रूप देखने को मिला है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला हिसाब चल रहा है क्या? फेक वीडियो फैलाने वालों पर अमित शाह का वो एक्शन कि हड़कंप मचा हुआ है। दलितों और पिछड़ों को आरक्षण देने पर अड़े मोदी को क्या वोट जिहाद से हराया जाएगा? तीसरे चरण की 95 सीटें तय कर देंगी, मोदी 400 पार जाएंगे या नहीं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है यह भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा कर्नाटक के अश्लील वीडियो कांड में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, आज इसकी भी बात होगी। इसके अलावा हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने वाले आज कोर्ट में कैसे एक्सपोज हो गए यह आपको बताऊंगा। फिर बात होगी कि ममता के गढ़ बंगाल में घुसकर सीएम योगी ने कैसे दंगाइयों को बड़ी चेतावनी दी है। राहुल प्रियंका हिम्मत नहीं जुटा पा रहे अमेठी रायबरेली से लड़ने की क्या? डॉन शहाबुद्दीन की पत्नी का सनातनी अवतार देखकर हैरान रह जाएंगे। यानी चुनाव की खबरों का वो कंप्लीट चैप्टर भी होगा जो देख लिया तो सब जान लिया वाला हिसाब है। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद भगवंत मान ने बताया कि केजरीवाल ने उनसे पंजाब, दिल्ली और देश के बारे में पूछा। भगवंत मान ने यह भी बताया कि केजरीवाल की सेहत बिल्कुल ठीक है और उन्हें जेल में इंसुलिन मिल रहा है। पतंजलि विज्ञापन केस में आज बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट में आज इस केस में करीब 1.5 घंटे सुनवाई चली। सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने पतंजलि के वकील को ओरिजिनल माफीनामे की जगह ई फाइलिंग करने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने पतंजलि पर समय पर कार्रवाई नहीं करने के लिए उत्तराखंड सरकार को भी फटकार लगाई। हालांकि कोर्ट ने 17 मई को होने वाली सुनवाई में रामदेव और बालकृष्ण को पेशी से छूट दे दी है। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने आज नौसेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया। एडमिरल आर हरि कुमार के रिटायरमेंट के बाद उन्हें नया नौसेना प्रमुख बनाया गया है। पदभार संभालने से पहले एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। अबूजमाड़ इलाके में हुई मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ वाली जगह से AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। टीम की कप्तान रोहित शर्मा को सौंपी गई है। हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया गया है। विराट कोहली और शिवम दुबे को भी टीम में जगह मिली है। हालांकि KL राहुल को मौका नहीं मिला। शुभमन गिल और रिंकू सिंह को रिजर्व के तौर पर शामिल किया गया है। विकेटकीपर के तौर पर ऋषभ पंत की टीम में वापसी हुई है। संजू सैमसन को भी विकेटकीपर के तौर पर शामिल किया गया है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, बीच चुनाव मोदी शाह का रौद्र रूप दिखा क्या? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फेक वीडियो फैलाने वालों पर अमित शाह का वो एक्शन कि हड़कंप मच गया। दलितों पिछड़ों को आरक्षण देने पर अड़े मोदी को क्या वोट जिहाद से अब हराया जाएगा? तीसरे चरण की 95 सीटें क्या तय कर देंगी, मोदी 400 पार जाएंगे या नहीं? और कर्नाटक के अश्लील वीडियो कांड में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, सबसे पहले इसका चैप्टर। चुनाव का वक्त बड़ा नाजुक सा होता है। यह ऐसा वक्त होता है जिसमें कही गई कोई विवादित बात पूरे चुनाव को पलट सकती है। चुनाव के हाई वोल्टेज माहौल में किसी भी नेता से जुड़ा कोई छोटा विवाद कई बार ऐसा बवंडर खड़ा कर देता है जिससे हार जीत तय हो सकती है। और चुनाव के माहौल में नैरेटिव भी इतनी तेजी से बनते बिगड़ते हैं कि कई बार आपको सफाई देने या डैमेज कंट्रोल तक का मौका नहीं मिलता। जैसे इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव के दौरान 2 तरह के वीडियो की भयंकर चर्चा हो रही है। और तीसरे चरण के चुनाव से पहले ये 2 तरह के वीडियो आगे के चुनाव में बड़ा उलटफेर भी कर सकते हैं। इसलिए इन वीडियोस पर खूब राजनीति भी हो रही है। इसमें एक वीडियो तो फेक वीडियो है जिसे अमित शाह का बयान बताकर यह झूठ फैलाया गया कि वो SC ST OBC का आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, जिसका असली और ओरिजिनल वीडियो हमने कल पाठशाला में आपको दिखाया था। और दूसरा वीडियो जिसकी बड़ी चर्चा है वो अश्लील वीडियोस हैं जिसे लेकर कांग्रेस ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा दिए। आज इन दोनों वीडियोस पर बात करूंगा, लेकिन पहले बात अमित शाह के फेक वीडियो की, जिसे लेकर जो ताबड़तोड़ एक्शन कल शुरू हुआ था वो आज भी जारी है।
अमित शाह के फेक वीडियो को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने के आरोप में पुलिस ने अब तक क्या एक्शन लिया है, पहले वो जान लीजिए। अब तक 3 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। असम से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अहमदाबाद से 2 लोग गिरफ्तार किए गए। ये तीनों ही लोग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं, यानी अमित शाह का एडिटेड फेक वीडियो वायरल करने के मामले में विपक्षी दलों से जुड़े लोगों का भी हाथ है। जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो कौन हैं और किस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो भी आपको बता देता हूं। इसमें पहला नाम आ रहा है रीतम सिंह का। असम कांग्रेस के वॉर रूम के कोऑर्डिनेटर हैं और कांग्रेस के बैकग्राउंड ऑपरेशन को मैनेज करते हैं। ये भाई साहब जो है गिरफ्तार हुए हैं। सतीश वासानी, ये गुजरात में कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी के पीए हैं, इनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। इसके अलावा आरबी बारिया गुजरात में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, इसकी भी गिरफ्तारी हुई। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग अमित शाह का फेक वीडियो फैला रहे थे। ये सभी राजनीतिक लोग हैं। क्या ये नहीं जानते थे कि जो वीडियो ये वायरल कर रहे हैं वो फेक वीडियो है? कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी को सुनिए कि वो अपने पीए के बचाव में क्या कह रहे हैं। फिर बताऊंगा कि कैसे 8 राज्यों तक अब इस केस की जांच फैल गई है। सतीश जी मेरे साथ जुड़े हैं, भाई के बराबर है। मुझे इसके जैसे साथियों के ऊपर गौरव है। हाँ, यदि उसकी गलती है तो यदि हम उसका स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर गलत इंटेंशन से कभी वो कुछ करने वाला आदमी नहीं। 6 साल से मैं उसको करीबी से जानता हूं। वीडियो फेक है, यह बात उनको पता नहीं थी क्या? 6 साल से जानते हैं और उसके बाद आप ही क्लीन चिट देते रहे। हमने आपको कल ही बताया था कि इस मामले में तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी नोटिस दिया गया है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस मामले में जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस मामले को कतई हल्के में नहीं ले रहे और उनका ऐसा गुस्सा, ऐसी नाराजगी पहले शायद ही देखने को मिली हो। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने 8 राज्यों के 16 लोगों को समन भेजा है। ये सभी लोग पॉलिटिकली एक्टिव हैं और किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हैं। तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और नागालैंड में समन भेजे गए। सूत्रों के मुताबिक 16 में से 6 लोग तेलंगाना कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सभी से पुलिस ने अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी मोबाइल, लैपटॉप सबको साथ लाने के लिए कहा। यानी जब आमने सामने की टक्कर में कमजोर पड़ने लगे तो फेक वीडियो का सहारा लिया जाने लगा, यह आरोप लग रहा है। और यही बात पीएम मोदी ने भी कही। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे फेक वीडियो के जरिए देश में चुनाव के समय तनाव फैलाने की साजिश की जा रही है। पीएम मोदी को सुनिए, फिर बताऊंगा कि बीजेपी 400 पार के नारे के हकीकत से कितनी दूर है। हमारी पार्टी के अलग अलग नेताओं की आवाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी खबरों से, ऐसे वीडियो से समाज के अंदर तनाव पैदा करने का षड्यंत्र चल रहा है। देश में अगर शांतिपूर्ण चुनाव चलते रहे तो इनके इरादे कभी भी सफल नहीं हो सकते और इसलिए आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर देश में कोई बड़ी हरकतें करने का इनका इरादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे आगाह कर रहे हैं कि चूंकि चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है इसलिए उसमें खलल डालने का प्रयास हो रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को लेकर झूठ नहीं फैलाएंगे। मोदी आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, मोदी आएंगे तो अब चुनाव नहीं होगा, मोदी आएंगे तो रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, ये सारे झूठ पहले भी फैलाए गए। लेकिन जिस तरह से वीडियो को एडिट करके झूठ फैलाया जा रहा है यह बड़ा घातक और खतरनाक है। सोचिए, एक पूरे वर्ग में यह झूठ फैला देना, इससे क्या से क्या हो सकता है। देश में तनाव बढ़ सकता है और इसीलिए प्रधानमंत्री चिंतित है। कुल मिलाकर इंडी गठबंधन की कोशिश है कि आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा जाए। इसलिए कहते हैं कि 400 पार का नारा बीजेपी ने संविधान बदलने के लिए दिया है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस के इस नैरेटिव को भी एक झटके में तोड़ दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर कांग्रेस मुसलमानों को देना चाहती है। उन्होंने कहा कि जब तक वो जिंदा हैं तब तक
वो ऐसा होने नहीं देंगे। पीएम मोदी को सुनिए, फिर बताऊंगा कैसे कांग्रेस मुसलमानों को वोट जिहाद के लिए उकसा रही है। ये इंडी अगाड़ी वाले जरा कान खोल के सुन लो, मोदी भी जिंदा है। ये कान खोल करके सुन लो साहजादे, ये जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देगा, ये देश नहीं होने देगा। और जो ये मंसूबे रखते हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए ये देश राजनीति के नक्शे से मिटा देगा जी। नरेंद्र मोदी ताल ठोक कर कह रहे हैं कि जब तक मोदी जिंदा हैं तब तक वो धर्म के नाम पर आरक्षण इस देश में नहीं होने देंगे। आप ये भी देखिए कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन एक तरफ तो दलितों और पिछड़ों को यह कहकर डराती है कि मोदी आरक्षण खत्म कर दे, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेता मुसलमानों से वोट जिहाद की अपील करते हैं, और जो मुसलमान बीजेपी कैंडिडेट के साथ भी दे उसका हुक्का पानी बंद करने की बात करते हैं। आप सोचिए, जो लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, ये कौन सा लोकतंत्र है बॉस कि आपके लोग खड़े होकर कहें कि जो मुसलमान बीजेपी को वोट देगा उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे, वोट जिहाद करो। आप सुनिए, फर्रुखाबाद में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी और समाजवादी पार्टी के नेता मारिया आलम खान ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि 2 चरणों के मतदान के बाद बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। आप बताइए बॉस, मतलब मुसलमान को इन लोगों ने एक तरह से जागीर समझ लिया है कि जो हम बोले वही करो, नहीं तो हुक्का पानी बंद कर देंगे। क्यों बॉस? और ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग, ये इंडी गठबंधन वाले। ये इनकी सोच है कि वोट जिहाद होगा। यही कोई हिंदू पक्ष से अगर इस तरह से मांग ले कि हिंदू भर भर के वोट करो, फिर देखिए कैसे हिंदू राष्ट्र बनाने का डर फैला दिया जाएगा। यानी फेक वीडियो से लेकर वोट जिहाद तक विपक्ष वो सारे पैतरे अपना रहा है जिससे मोदी को रोका जा सके। और अब तो इस लेवल की बातें चुनावी रैलियों में हो रही हैं कि भगवान के बीच भी लड़ाई करवाने से हिचक नहीं है। आप मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुनिए, कांग्रेस के अध्यक्ष है, जो बहुत वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि हमारे कैंडिडेट का नाम शिव कुमार है और वो बराबर राम का मुकाबला कर सकते हैं। मतलब भगवान शिव और भगवान राम का मुकाबला चल रहा है क्या इस देश में? सुनिए खड़गे जी को, फिर बताऊंगा कि यह सब आखिर हो क्यों रहा है। हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, क्या शिव कुमार दहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे भूल गए कि शिव और राम का मुकाबला नहीं चल रहा बॉस। शिव और राम, इनको मानने वाले एक साथ रह सकें और उनके साथ अलग व्यवहार ना हो, इस देश के अंदर इसकी लड़ाई चल रही है कि किसी एक को विशेष सहूलियतें ना मिले। और कांग्रेस की हालत देखिए आप, कांग्रेस अध्यक्ष को जिस कैंडिडेट का प्रचार करने गए उसका नाम पता नहीं है। मंच पे पूछ रहे हैं कि हाँ तो वो अपना नाम बता रहा कि मेरा नाम ये है। ये तो इन लोगों का हाल है बॉस, अपने कैंडिडेट का नाम नहीं पता है, इस तरह की तैयारी से जाते हैं और कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी को हराएंगे। इस तरह की बातें हो या फिर बात फेक वीडियो की हो या फिर फेक नैरेटिव की, इंडी गठबंधन और कांग्रेस का इकलौता टारगेट यही है कि किसी भी तरह से पीएम मोदी को रोका जाए, चाहे इसके लिए किसी का भी सहारा लेना पड़े। क्योंकि लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और इन 2 चरणों में देश की 190 लोकसभा सीट पर मतदान हुआ और अब तीसरे चरण की बारी। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा, जिसके बाद यह क्लियर हो जाएगा कि बीजेपी 400 पार जा रही है या नहीं जा रही।
2 चरणों के मतदान के बाद अमित शाह का दावा है कि बीजेपी 190 में से 100 सीटें जीत रही है, यानी बीजेपी ने सेंचुरी ठोक दी है। सुनिए अमित शाह को, फिर तीसरे चरण का गणित भी समझाऊंगा। 7 चरण के चुनाव के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं। इस 2 चरण में हमारे पार्टी का जो इंटरनल असेसमेंट है, इसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथी दल मिलकर 100 के बहुत ज्यादा आगे हम निकल चुके हैं और हम बड़े विश्वास के साथ जनता के आशीर्वाद और समर्थन से 400 पार के हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यानी अमित शाह दावा ठोक रहे हैं कि बीजेपी प्लस 100 प्लस के पार चल रही है 190 सीटों में। अब ये उनका दावा है, इंडिया अलायंस अलग दावा कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये तीसरा फेज बीजेपी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अगर उसे 400 छूना है। देखिए, इन झूठे वीडियो से नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण अब सामने है और तीसरा चरण ऐसा चरण है जिसमें बीजेपी के मजबूत गढ़ वाली सीटें, और इस चरण में बीजेपी ने बाजी मार ली तो फिर 400 पार का नारा सच भी हो सकता है, क्योंकि तीसरे चरण में जहां जहां वोटिंग होनी है उसे अगर आप देखेंगे, इसमें गुजरात की सभी 26 की 26 सीटें हैं और गुजरात 2 बार से नरेंद्र मोदी को 26 की 26 सीटें दे रहा है। इसमें गोवा की 2 सीटें, दादरा नगर हवेली की सीट है, दमन दीव की सीट पर भी वोटिंग होनी है। इसके अलावा कर्नाटक की 14 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 11 सीट है, यूपी की 10 सीटें हैं, एमपी की 8 सीट, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, बंगाल की 4 और असम की 3 सीटें शामिल हैं। अब तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होनी है, 95 सीट्स, और इन 95 सीटों में बीजेपी का परफॉर्मेंस पिछले 3 चुनाव में बेहतर से बेहतर हो गया। और अगर आप वो परफॉर्मेंस देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों बीजेपी के लिए ये हाई स्कोरिंग फेज है। बीजेपी अगर यहां परफॉर्मेंस बेटर कर ली थर्ड फेज में तो उसके लिए रास्ता खुल जाएगा 400 तक पहुंचने का। क्यों कह रहा हूं ये देखिए, अगर आप देखेंगे 2009 ये 95 सीट जो है तीसरे चरण में थर्ड फेज में, 2009, 2014 और 2019 ये 3 फेज आपको बता रहा हूं जिसमें बीजेपी ने कितनी सीटें जीती। 2009 में बीजेपी ने इन 95 में से 47 सीट जीती थी, 47 सीट जीती। 2009 का बता रहा हूं। जब नरेंद्र मोदी का चेहरा रखा गया तो बीजेपी की सीधे 20 सीट बढ़ गई और बीजेपी ने 67 सीट जीती। 2019 में 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी की सीटें बढ़ गई और बीजेपी 72 सीट जीत गई। यानी 95 में से बीजेपी 72 सीट पर पहुंच गई और कहां वो 47 पर होती थी। यानी बीजेपी का स्ट्राइक रेट अगर आप देखिएगा, एसआर जिसको कहते हैं क्रिकेट में, स्ट्राइक रेट 76% का है बॉस, 76%। यानी जैसे आप एग्जाम में नहीं कहते हैं कि मैथ्स का पेपर में अगर अच्छा स्कोर कर लिया तो फाइनल स्कोर बेहतर करना आसान होता है क्योंकि मैथ्स में स्कोर करना आसान है। उसी तरह से बीजेपी के लिए समझिए कि यह थर्ड फेज उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन 95 सीटों पर बीजेपी के साथ दूसरी पार्टियों का रिजल्ट देखेंगे तो जहां बीजेपी 72 सीट जीती 95 में से, कांग्रेस जीती मात्र 4 और अन्य के खाते में गई 19 सीटें। तीसरे चरण में बीजेपी की मजबूती का अंदाजा इस चरण की सीटों पर बीजेपी के वोट शेयर से भी लगाया जा सकता है। 2019 के चुनाव में इन 95 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का अगर आप वोट शेयर देखिएगा, 40% से ज्यादा वोट शेयर वाली सीटें बीजेपी ने 78 जीती थी। 78 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी को 40% से ज्यादा वोट शेयर मिला। जीती नहीं थी, इनमें से कुछ हार भी गए, लेकिन वहां वोट शेयर उनका 40% से था। और कांग्रेस की 17 सीटें, यानी 78 के करीब सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को 40% से ज्यादा वोट मिला, जबकि सिर्फ 17 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस को 40% से ज्यादा वोट मिला। तो आप देख रहे हैं मार्जिन कितना है, 40%। वहां से बीजेपी को खींचना इस चरण में बड़ा मुश्किल होगा। तीसरे चरण में बीजेपी की मजबूती का एक फैक्टर यह भी है कि 95 में से कई सीटें ऐसी हैं जो 1-2 बार से नहीं बल्कि 3-3 बार से बीजेपी जीत रही। जैसे अगर आप देखिएगा ये जो 95 सीट की बात कर रहा हूं, इसमें थर्ड फेज 95 सीट, इसमें अगर आप कैलकुलेशन देखिएगा, बीजेपी 3 बार से जीती, 3 बार से
जीत रही सीटें कितनी हैं? 42। मतलब 95 में से 42 सीट तो ऐसी है जो बीजेपी 2009 में भी जीती, 14 में भी जीती और 19 में भी जीती। कांग्रेस की सिर्फ एक सीट ऐसी है। तीसरे चरण में बीजेपी की ताकत का अनुमान आप इस बात से भी लगाइए कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी 40 से 50% वोट के मार्जिन से जीती थी और जीत का अंतर 4 से लेकर 4.5 लाख से लेकर 6 से लेकर 6.5 लाख वोट तक भी था। जैसे गुजरात की नवसारी सीट, यहां जीत का अंतर 6,90,000 का था और जीत का मार्जिन 53%। यहां CR पाटिल जीते थे जो गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष थे। इसी तरह गुजरात की सूरत सीट, जीत का अंतर 5,48,000 था, जीत का मार्जिन 51%। विनर थी दर्शना जरदोश जो बीजेपी की थी। इस बार तो सूरत सीट पर वोटिंग ही नहीं होगी कि यहां बीजेपी का कैंडिडेट निर्विरोध चुना जा चुका है। गुजरात की ही वडोदरा सीट, यहां जीत का अंतर था 5,89,000 और विनर कैंडिडेट थी रंजनबेन भट्ट जो वडोदरा सीट पर 2014 में खुद नरेंद्र मोदी चुनाव जीते थे। बाद में उन्होंने ये सीट खाली कर दी थी। पिछली बार वडोदरा से सिटिंग सांसद ने इस बार चुनाव लड़ने से मना कर दिया, तो इस सीट पर नए कैंडिडेट को बीजेपी ने उतारा है। इसी तरह यूपी की फतेहपुर सीकरी की सीट है, यहां जीत का अंतर बीजेपी के लिए था 4,95,000। राजकुमार चाहर यहां से जीते थे। गुजरात की गांधीनगर की सीट 5,75,000 के मार्जिन से अमित शाह यहां पर जीते थे। इस बार अमित शाह ने गांधीनगर सीट पर अपनी जीत का अंतर 10 लाख वोट का रखा है, यानी टारगेट है कि 10 लाख वोट से अमित शाह गांधीनगर सीट जीतेंगे। मध्य प्रदेश की विदिशा सीट, जीत का अंतर 5 लाख, यहां विनर कैंडिडेट थे रमाकांत भार्गव। इस बार विदिशा सीट से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब यह तीसरा फेज बीजेपी के लिए कितना स्ट्रांग है आप अंदाजा लगा सकते हैं और इसीलिए शायद तीसरे चरण के पहले फेक नैरेटिव विपक्ष जो है वो फैलाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसको और कोई मुद्दा मिल नहीं रहा। इस चरण में कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत कांटे की टक्कर 2019 में थी और बहुत कम अंतर से भी हार जीत तय हुई। जैसे पश्चिम बंगाल की मालदा दक्षिण सीट, कांग्रेस के अबू हसीम खान यहां से जीते थे और जीत का अंतर मात्र 8,222 वोट था। दक्षिण गोवा की सीट, कांग्रेस के फ्रांसिस्को सरदिन्हा जीते थे, जीत का अंतर मात्र 9,755 वोट था। छत्तीसगढ़ की कोरबा सीट, कांग्रेस की ज्योत्सना महन जीती थी, जीत का अंतर था 26,249 वोट। यूपी की बदायूं सीट बीजेपी की संगमित्रा मौर्य जीती थी, जीत का अंतर 18,454 वोट। यूपी की फिरोजाबाद सीट बीजेपी के चंद्रसेन जादौन जीते थे और जीत का अंतर 28,781 वोट। तीसरे चरण का गणित तो हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि तीसरे चरण में मोदी को रोकने के लिए फेक वीडियो जैसे हथियार का भी इस्तेमाल हो रहा है और इसमें सीधे सीधे कांग्रेस का नाम आ रहा है, उस पर आरोप लग रहा है। पीएम मोदी खुद ये बात कर रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान पर अब फेक वीडियोस बिक रहे हैं। सुनिए पीएम मोदी को, फिर बताऊंगा कैसे फेक वीडियो के सहारे प्रचार भी हो रहा है। अब इनकी हालत ये है कि झूठ नहीं चलता है तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं, मोदी के भाषण को, मोदी की आवाज को उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। इस चुनाव में सिर्फ नेताओं के फेक वीडियो नहीं आ रहे, कई फिल्म एक्टर्स के फेक वीडियो भी लोकसभा चुनाव के दौरान वायरल हो चुके हैं। अब ये संयोग कहिए, साजिश कहिए कि करीब करीब हर फेक वीडियो में सरकार की आलोचना और कांग्रेस के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। जैसे एक्टर रणवीर सिंह का ये वीडियो देखिए, इसमें रणवीर सिंह सरकार की आलोचना करते दिख रहे थे, लेकिन ये फेक वीडियो है। इस पर रणवीर सिंह ने बाकायदा FIR भी दर्ज करवाई। ये वीडियो इसी महीने का है जब रणवीर सिंह एक कार्यक्रम के लिए वाराणसी गए। इसी तरह से आमिर खान का एक फेक वीडियो भी वायरल हुआ था। आमिर खान के इस फेक वीडियो को कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं और यूथ कांग्रेस के कई सदस्यों ने शेयर भी किया था। इस वीडियो में आमिर खान 15 लाख रुपयों का जिक्र करते दिख रहे हैं, जो पूरी तरह से फेक है। आमिर खान का यह वीडियो साल 2016 का था, जिसमें एडिट करके फर्जी तरीके से गलत कॉन्टेक्स्ट के साथ इसे शेयर किया गया। बाद में आमिर खान ने सफाई दी कि उन्होंने किसी पार्टी का प्रचार ही नहीं किया। फेक वीडियो के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला किया। जब कांग्रेस इस मुद्दे पर घिरने लगी तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई दी, कह दिया कि फेक वीडियो बनाने में बीजेपी को महारत हासिल है, कांग्रेस ने ना कभी किया और ना कभी करेगी।
सुनिए कांग्रेस अध्यक्ष को। वीडियोस बनाने का एक्सपर्टाइज उनके पास है, सोशल मीडिया से लोगों को बदनाम करने का उनके पास आइडियाज रहते हैं। जो भी लोगों को इमेज को बर्बाद करने का काम वो लोग करते हैं, हम कभी किए नहीं, करने वाले नहीं। कमाल देखिए कि चीजें सबके सामने हैं, फिर भी कह रहे हैं कि हमने कभी किया नहीं। लेकिन आरक्षण को लेकर अमित शाह का फेक वीडियो बनाकर उसे फैलाने के पीछे क्या इरादा था, वो तो आप समझ चुके हो। पूरा जोर इस बात पर है कि किसी तरह से बीजेपी को 400 पार जाने से तीसरे चरण में ही रोक लिया जाए। लेकिन इस वीडियो के अलावा एक और वीडियो की बड़ी चर्चा है और वो वीडियो है कर्नाटक का। अमित शाह के वीडियो पर तो ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, लेकिन कर्नाटक के वीडियो पर एक्शन के नाम पर वहां कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार और वहां के कांग्रेस नेताओं पर आरोप है कि उन्हें जेडीएस नेता देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना की करतूतों के बारे में पहले से पता था, लेकिन उन्होंने टाइमली एक्शन क्यों नहीं लिया। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप है कि उन्होंने कई महिलाओं का यौन शोषण किया और उसके वीडियो बनाए। ऐसे हजारों वीडियोज हैं और इन वीडियोज से भरी पेन ड्राइव कर्नाटक ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय। इस मामले में एक पीड़ित महिला सामने आई है। उसने सोमवार को पुलिस को शिकायत दी, जिसमें उसने बताया कि वो सांसद रहे प्रज्वल रेवन्ना के घर पर हाउस हेल्प का काम करती थी। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि सांसद के घर पर काम करने के 4 महीने बाद एचडी रेवन्ना ने उसका यौन शोषण किया। उसके सांसद बेटे ने भी पीड़ित महिला की बेटी को वीडियो कॉल करके परेशान किया। इस महिला ने बताया कि प्रज्वल ने घर पर काम करने वाली कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया है। कर्नाटक पुलिस ने बाप और बेटे के खिलाफ यौन शोषण का केस दर्ज कर लिया है। अब यह पूरा मामला कैसे सामने आया, यह भी समझिए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा है कि कर्नाटक में दूसरे चरण की वोटिंग से कुछ दिन पहले कुछ महिलाओं के यौन शोषण से जुड़े अश्लील वीडियो वायरल हुए। वीडियो में कथित तौर पर जेडीएस के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना भी दिखे। ऐसा भी दावा किया गया कि वोटिंग से 3 दिन पहले हासन सीट पर कुछ पेन ड्राइव बांटी गई जिसमें अश्लील वीडियोस थे। फिर धीरे धीरे ये वीडियो लोगों के फोन में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होने लगे। दावा है कि करीब 3000 अश्लील वीडियो हैं और पीड़िताओं में सरकारी कर्मचारी, हाउस हेल्प, पार्टी वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं शामिल हैं। इन वीडियो के वायरल होने के बाद कर्नाटक महिला आयोग ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से एक्शन लेने के लिए कहा। महिला आयोग के मुताबिक कुछ अश्लील वीडियो में महिलाओं के साथ यौन शोषण के सबूत हैं और इसे प्रभावशाली नेता इसमें शामिल हैं। महिला आयोग की शिकायत के बाद कर्नाटक से सीएम ने इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी के गठन का ऐलान किया। इधर एसआईटी जांच का ऐलान हुआ, उधर 26 अप्रैल को कर्नाटक की हासन सीट पर वोटिंग हो गई। 27 अप्रैल की सुबह 3 बजे आरोपी प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी के लिए रवाना हो गए और उन्होंने बेंगलुरु से जर्मनी के लिए फ्लाइट ली। इसलिए अब यह आरोप लग रहे हैं कि प्रज्वल रेवन्ना जांच से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गया। हालांकि प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना का कहना है कि प्रज्वल देश छोड़कर भागे नहीं है और जब भी बुलाया जाएगा वो हाजिर हो जाएगा। एचडी रेवन्ना ने अपने और अपने बेटे के ऊपर लगे सारे आरोपों को भी खारिज किया और कहा कि यह एचडी देवेगौड़ा के परिवार को फंसाने की साजिश है। चुनाव के दौरान उठे इस मामले में जेडीएस को बुरी तरह फंसा दिया है। भारी दबाव के बीच जेडीएस ने प्रज्वल रेवन्ना को जांच पूरी होने तक पार्टी से निलंबित कर दिया। प्रज्वल रेवन्ना को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। जेडीएस ने कहा कि अगर जांच में प्रज्वल दोषी पाया जाएगा तो उसे हमेशा के लिए पार्टी से निकाल दिया जाएगा। बीच चुनाव में पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के परिवार के सदस्यों पर इतना बड़ा आरोप लगा, जाहिर इससे कर्नाटक की राजनीति में तो भूचाल आएगा ही। लेकिन प्रज्वल पर लगे आरोपों की जांच आज बीजेपी तक पहुंच गई। क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए इसकी आंच बीजेपी तक पहुंची और जेडीएस एनडीए का हिस्सा है। इसलिए कांग्रेस को इस मामले को सिर्फ कर्नाटक की राजनीति तक सीमित नहीं रखा कांग्रेस ने और सीधे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लपेट लिया। सुनिए कैसे प्रियंका वाड्रा ने कर्नाटक सेक्स स्कैंडल का मुद्दा उठाकर पीएम मोदी पर अटैक किया। फिर बताता हूं कि इस पर अमित शाह ने क्या जवाब दिया प्रियंका को। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है।
लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर कि नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। जिस दिन एसआईटी का गठन हुआ उसके एक दिन बाद प्रज्वल देश छोड़कर गया। प्रियंका वाड्रा सवाल तो पूछ रही हैं बीजेपी से, लेकिन कुछ सवाल तो उनकी सरकार पर भी उठ रहे हैं, कांग्रेस की सरकार पर, कि अगर शिकायत थी, अगर एसआईटी का गठन हो रहा था तो प्रज्वल देश छोड़कर गया कैसे? उसके खिलाफ क्या कोई नोटिस था? भाई ऐसे ही एयरपोर्ट पर किसी को नहीं रोक लिया जाता। कोई नोटिस, लुकआउट नोटिस था, जारी कराया गया था? जिस दिन शिकायत मिली, जब बातें सामने आ रही थी, तभी एक्शन क्यों नहीं हुआ? कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, यह सवाल पूछा जाएगा। बीजेपी से भी सवाल है, उस पर भी अभी आ रहा हूं। लेकिन जो प्रियंका वाड्रा कह रही है उसमें भी कई सवाल पूछे जाएंगे। जो लोग आज जेडीएस को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यही सवाल उन पर भी खड़ा होता है कि संदेश खाली के मामले पर क्या इंडी गठबंधन से ममता बनर्जी को निकाला गया, उनकी पार्टी को निकाला गया? जबकि संदेश खाली पर तो सब कुछ सामने आने के बाद भी सीबीआई जांच तक को रोकने का प्रयास हुआ। कई बार फटकार लगी, क्या इंडी गठबंधन से ममता बनर्जी की पार्टी को निकाला गया है? अपने सहयोगी जेडीएस के नेता की कथित करतूत से बीजेपी भी फंसी हुई है, क्योंकि मामला महिलाओं के यौन उत्पीड़न का है। इसलिए बीजेपी ने जेडीएस का बचाव नहीं किया और इस मामले से दूरी बना ली। आज जब गृह मंत्री अमित शाह से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि दोषी पर सख्त एक्शन होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अमित शाह ने बीजेपी पर सवाल उठाने वाली प्रियंका वाड्रा को भी जवाब दिया। पूछा कि कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, प्रियंका वाड्रा को अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया। एक बार गृह मंत्री अमित शाह को सुनिए। कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए। बीजेपी भले ये कह दे, अमित शाह भले कह दें कि कांग्रेस से सवाल पूछा जाना चाहिए, कांग्रेस की सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी से भी सवाल बनता है कि यह मामला आज का नहीं है। क्या बीजेपी को पता नहीं था? उनके खुद के एक लोकल लीडर का दावा है कि उन्हें पता था। फिर यह गठबंधन क्यों हुआ? इस सवाल से बीजेपी नहीं बच सकती। दरअसल प्रज्वल रेवन्ना के परिवार का दावा है कि यह मामला 4 से 5 साल पुराना है और पिछले साल प्रज्वल ने इसे लेकर कोर्ट में कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी। लेकिन अब इस मामले से जुड़े कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं तो मामले ने तूल पकड़ लिया। अब सवाल उठ रहा है कि चुनाव से ठीक पहले ये वीडियो कैसे वायरल किए गए? क्या इसका मकसद पीड़ित महिलाओं को इंसाफ दिलाना कम और चुनाव में प्रज्वल को नुकसान पहुंचाना ज्यादा था क्या? ये वीडियो किसने वायरल किए? पेन ड्राइव में किसने किसको वीडियो दी? इसे लेकर अलग अलग वर्जन्स भी चल रहे हैं। जैसे एक वर्जन कार्तिक गौड़ा का है जो प्रज्वल रेवन्ना का पूर्व ड्राइवर है। आरोप है कि इसी ड्राइवर ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ अश्लील वीडियो से भरी एक पेन ड्राइव बीजेपी नेता देवराज गौड़ा को दी थी। इसी को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है कि जब उनके नेताओं को पहले से ही प्रज्वल के सेक्स स्कैंडल के बारे में पता था तो फिर बीजेपी ने गठबंधन क्यों किया जेडीएस से? दूसरा वर्जन बीजेपी नेता देवराज गौड़ा का है, जिनका कहना है कि प्रज्वल के ड्राइवर कार्तिक ने उन्हें बताया था कि उसने ये वीडियो कर्नाटक कांग्रेस के चीफ डीके शिव कुमार को भी दिया है। इसी को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि डीके शिव कुमार के पास पहले से वीडियो मौजूद था तो वो इतने महीनों तक चुप क्यों रहे और तब प्रज्वल पर एक्शन क्यों नहीं लिया? प्रज्वल के ड्राइवर का दावा है कि प्रज्वल से जुड़े कथित वीडियो उसने सिर्फ बीजेपी नेता को दिए। बीजेपी नेता का दावा है कि उसे तो ड्राइवर ने बताया कि उसने ये वीडियो कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार को दिए। अब इस मामले में डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि जैसे ही राज्य सरकार को इस मामले की शिकायत मिली वैसे ही हमने एक्शन लिया। डीके शिव कुमार ने अमित शाह से सवाल करते हुए पूछा कि क्या वो ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन में रहना चाहते हैं या नहीं। इस मामले में देवराज गौड़ा ने यह भी दावा किया कि उसने पिछले साल दिसंबर में कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष को लेटर लिखा था और प्रज्वल रेवन्ना की करतूतों के बारे में सावधान किया था। इसलिए इस मामले में सवाल तो बीजेपी से भी पूछे जाने चाहिए कि अगर उन्हें प्रज्वल के इस कथित घिनौने कांड के बारे में पता था तो फिर जेडीएस से गठबंधन किया क्यों? गठबंधन किया गया तो फिर उस वक्त प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन की मांग क्यों नहीं की गई?
इस मामले में जो वीडियो वायरल हो रहे हैं और जो भी इन्हें वायरल कर पीड़ित महिलाओं की पहचान को उजागर कर रहा है, उस पर भी सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन सवाल बीजेपी से तो है ही, सवाल कांग्रेस की सरकार से भी है, सवाल इंडी गठबंधन से भी है कि संदेश खाली और कर्नाटक को लेकर दोहरा रवैया। पब्लिक है, वो सब देख रही है, सब उनके सामने है, ये उनको पता चलता रहे। अब मैं आपको बताता हूं अगले चैप्टर के बारे में कि कैसे हिंदू आतंकवाद को लेकर एक गलत एक पूरा नैरेटिव गढ़ा गया और वो नैरेटिव कैसे आज सुप्रीम कोर्ट में ध्वस्त हो गया, कैसे खत्म हो गया और किस तरह से ये चीजें हुई, आज आपको उसको विस्तार से बताता हूं। हिंदू आतंकवाद ये शब्द आपने पहले कुछ बार जरूर सुना होगा और पिछली सरकार में सुना होगा। 2014 के बाद से तो थोड़ा मामला कम हो गया, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो ये हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा गया, वो आज सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से एजेंडाधारियों का चेहरा उतरने वाली बात हुई, आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। किस तरह से लोग भूल गए होंगे, लेकिन याद दिलाना जरूरी है कि जब यूपीए की सरकार थी तो आए दिन बम ब्लास्ट हुआ करते थे। इसमें से एक ब्लास्ट हुआ था 2008 में मालेगांव, जिसे लेकर हिंदू टेरर की थ्योरी गढ़ी गई और सरकार के मंत्रियों और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भगवा आतंकवाद के नाम से बहुत प्रोपेगेंडा फैलाया। इस प्रोपेगेंडा की पोल तो पहले ही खुल चुकी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी 2008 में हुए मालेगांव बम धमाके केस में ऐसा निर्णय दिया जिसे सुनकर हिंदू आतंकवाद के नाम पर सनातन धर्म को बदनाम करने वाले लोग फिर से एक्सपोज हो गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने मालेगांव बम धमाके के एक आरोपी शरद समीर कुलकर्णी के खिलाफ चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस केस में शरद कुलकर्णी पर गलत तरीके से यूएपीए लगाने की बात सामने आई, लेकिन उस समय यूपीए के जमाने में आरोपियों के नाम को देखकर इसे हिंदू टेरर से जोड़ दिया गया। हैरानी तो इस बात की है कि जो लोग हर बम धमाके के बाद कहते थे कि अरे आतंक का तो कोई धर्म नहीं होता, आतंक का तो कोई धर्म नहीं होता, वही लोग बिना जांच पूरी हुए भगवा आतंकवाद का नैरेटिव सेट करने की इतनी हड़बड़ी में थे कि आज उन्हें मुंह की खानी पड़ रही। जब यूपीए की सरकार थी तो किस तरह से हिंदू आतंकवाद की थ्योरी बनाई गई और कैसे कैसे बयान हुए थे, आज आपको यह याद दिलाऊंगा। लेकिन पहले, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मालेगांव ब्लास्ट केस को लेकर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी कैसे फेल हुई, वो सुनिए। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी शरद कुलकर्णी के खिलाफ चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी गई है। समीर शरद कुलकर्णी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ही मालेगांव ब्लास्ट के लिए केमिकल की व्यवस्था की थी। 5 सितंबर 2023 को शरद कुलकर्णी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जिसमें दावा किया कि उनके खिलाफ गलत तरीके से यूएपीए की धारा लगाई गई। यूएपीए को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के मामले में लगाया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये बात साबित हो गई कि शरद कुलकर्णी के खिलाफ यूएपीए की धारा 45 के तहत 2011 में केंद्र सरकार से मुकदमा चलाने की मंजूरी तक नहीं मिली, यानी इन पर गलत तरीके से यूएपीए लगाया गया। याचिका में यह भी कहा गया कि महाराष्ट्र पुलिस ने याचिकाकर्ता और दूसरे आरोपियों को इस केस में फंसाया था। यह मामला तथाकथित भगवा आतंकवाद के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 23 जुलाई को। इस मामले में एनआईए ने 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिनमें से 7 लोगों को कोर्ट ने साल 2017 में निर्दोष मानते हुए रिहा कर दिया था। लेकिन इस केस में कोर्ट के फैसले के पहले ही आतंकवाद का, हिंदू आतंकवाद का प्रोपेगेंडा पूरे जोर शोर से फैलाया गया। और यह भी माना जाता है, कई लोगों का मानना है कि यह भी वोट बैंक विशेष के लिए, उसे खुश करने के लिए किया गया, तराजू बैलेंस करने के लिए किया गया था। आगे बढ़ने से पहले आपको मालेगांव ब्लास्ट केस के बारे में भी बताता हूं। मालेगांव ब्लास्ट यूपीए सरकार के उस दौर में हुआ था जब आए दिन देश में बम फूटा करते थे। अच्छा, लोग ये भी भूल गए कि कैसे उस जमाने में रोज बम फूटते थे। नरेंद्र मोदी के आने के बाद चूंकि बम धमाके खत्म हो गए, लोगों के दिमाग से बात ही निकल गई। 29 सितंबर 2008 में मालेगांव में एक बाइक में बम लगाकर विस्फोट हुआ। इसमें कुल 7 लोग मरे, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस केस में महाराष्ट्र एटीएस ने अभिनव भारत संस्था पर ब्लास्ट का आरोप लगाया। 24 अक्टूबर 2008 को इस मामले में स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित सहित साध्वी प्रज्ञा सिंह को गिरफ्तार किया गया। जुलाई 2009 में स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों पर मकोका लगा दिया। जुलाई 2010 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों पर मकोका जारी रखा। 15 अप्रैल 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पलटकर मकोका हटा दिया। 25 अप्रैल 2017 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सशर्त जमानत दे दी। इसके अलावा शरद कुलकर्णी को भी जमानत मिली। लेकिन अब यह बात सामने आई है
कि शरद कुलकर्णी पर गलत तरीके से राष्ट्र विरोधी धारा यूएपीए लगाई गई। मालेगांव ब्लास्ट के बाद कांग्रेस के कुछ नेता और यूपीए सरकार के मंत्री भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे और इनमें एक नाम था दिग्विजय सिंह का, जो राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु भी बताए जाते हैं, जो कई सालों बाद तक भी ऐसी ही बातें कर रहे थे। सुनिए दिग्विजय सिंह का यह बयान, फिर आपको बताऊंगा कि जब यूपीए की सरकार थी तो कैसे हिंदू आतंकवाद का प्रोपेगेंडा बहुत तेजी से आगे बढ़ाया गया था। हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं किसी न किसी। हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं किसी न किसी। अब आपको कोई बयान दिग्विजय सिंह का याद आता है कि इससे पहले जितने ब्लास्ट हुए उसको लेकर उन्होंने कहा हो कि मुस्लिम धर्म के आतंकवादी पकड़े गए? कभी कोई बयान आपको याद आता है क्या? तब हमेशा कहा जाता रहा कि आतंक का धर्म नहीं होता, लेकिन यहां विशेष तौर पर उनके मुंह से निकल रहा था कि हिंदू धर्म के आतंकवादी पकड़े गए। हालांकि बाद में दिग्विजय सिंह यह कहने लगे कि वो तो सिर्फ आरएसएस की बात कर रहे थे, हिंदू आतंकवाद कह ही नहीं रहे थे, जबकि वीडियो में सुनाई दे रहा है। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि किस तरह से यूपीए के जमाने में बड़े बड़े मंत्री ऐसी बातें कह रहे हैं। 2010 में गृह मंत्री रहते हुए पी चिदंबरम ने कहा था कि भारत में युवकों और युवतियों को कट्टर बनाने के प्रयास बंद नहीं हुए। इसके अलावा पूर्व में हुए कई बम विस्फोटों से भगवा आतंकवाद का हाल में नया स्वरूप सामने आया है। पिछले 3 सालों में देश भर में हुए धमाकों में अभिनव भारत और सनातन संस्था जैसे संगठनों को शामिल किया गया है। इसी तरह से यूपीए के जमाने में गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे भी ऐसी ही बातें बोलते थे। 2013 में सुशील कुमार शिंदे क्या कहा करते थे, सुनिए जरा। हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद बात, स्फोट, मालेगांव का स्फोट, इसमें अभी सब दिख पड़ रहा है, एक दिख पड़ रहा है कि वहां जाके बॉम्ब प्लांट करना और ताकि ये माइनॉरिटी के लोगों ने किया है इस प्रकार का बताना, इसके लिए भी हमें बहुत सतर्क रहना। आप सोचिए किस तरह से हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवादी, ऐसे शब्दों को बड़े बड़े नेता बोल रहे थे। कांग्रेस नेताओं के हिंदू आतंकवाद नैरेटिव पर आज पीएम मोदी ने भी जोरदार हमला किया। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि कैसे कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद के लिए षड्यंत्र रचा था। सुनिए प्रधानमंत्री को। कांग्रेस और इंडिया गाड़ी के ये तुष्टीकरण के कारण आतंकवाद से देश में हाहाकार मचने लगा, तो कांग्रेस ने एक और गहरी साजिश रची थी। पुणे की ये धरती इसकी साक्षी है। कांग्रेस ने सारा दोष निर्दोष हिंदुओं पर मरने के लिए भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ दी थी। इन लोगों ने निर्दोष हिंदुओं को जेल में डालकर प्रताड़ित किया था। कांग्रेस ने तो 26/11 मुंबई हमले का लांछन भी पवित्र भगवा पर लगाने की तैयारी कर रखी। कांग्रेस वाले तो भगवा को आतंकी कहने वाली किताबें तक छाप करके बैठे थे। जो लोग इतनी हड़बड़ी में थे कि मामला कोर्ट में साबित हो, सजा का ऐलान हो, उसके पहले ही हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद इसको स्टैब्लिश कर दे, वही लोग दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं। आपको दिग्विजय सिंह का एक और बयान सुनाता हूं। वो किस तरह भारत से फरार मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक के लिए तारीफों के पुल बांधा करते थे। जाकिर नाइक पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप हैं। वो 2017 से भारत से भागकर मलेशिया चला गया, लेकिन दिग्विजय सिंह के उसके लिए किस तरह के शब्द निकलते थे, देखिए जरा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था, मिलने का मौका भी मिला, और मुझे इस बात की खुशी है कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं।
डॉक्टर जाकिर साहब ने तो सारे धर्म की किताबें पढ़ चुके हैं। आज आवश्यकता डॉक्टर साहब ये है कि आपका ये शांति का संदेश इस पूरे मुल्क में पहुंचना चाहिए, इस मुल्क में पहुंच के कोने कोने तक जाना चाहिए। यही वो मोहब्बत है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं कि एक वोट विशेष के लिए, वोट बैंक विशेष के लिए जाकिर नायक जैसा आदमी भी जो है वो शांति का दूत दिखने लगता है। और हिंदू आतंकवाद, सनातन माफ कीजिएगा भगवा आतंकवाद, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाने लगे। इस देश में हिंदू संगठनों को आतंकवाद से जोड़ने की साजिश कई बार हुई। जैसे 1980 में यूपी के मुरादाबाद में भीषण दंगा हुआ था। इस दंगे का आरोप भी हिंदू संगठनों पर लगाया गया था। इस दंगे से जुड़ी जांच रिपोर्ट को 40 साल तक दबाकर रखा गया, 14 बार सार्वजनिक होने से रोका गया। अगस्त 2023 में योगी सरकार ने जांच की रिपोर्ट विधानसभा में सार्वजनिक की और तब जाकर दुनिया को सच पता चला। उस रिपोर्ट में लिखा था कि ईदगाह और अन्य स्थानों पर गड़बड़ी पैदा करने के लिए कोई भी अधिकारी, कर्मचारी और हिंदू उत्तरदायी नहीं था और दंगा मुस्लिम लीग के 2 नेताओं की वजह से हुआ। ऐसे ही 1984 में सिख दंगा हुआ था। इसे लेकर साल 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि सिख विरोधी दंगों के लिए संघ के लोग जिम्मेदार थे। गुजरात दंगों को लेकर कहा गया कि ट्रेन में आग और उसके बाद भड़के दंगे के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार थी, लेकिन जांच में इसके कोई सबूत नहीं। लेकिन प्रयास चल रहा था, प्रयास हो रहा था। पाठशाला में अब अगली क्लास। ममता के गढ़ बंगाल में घुसकर सीएम योगी ने दंगाइयों को क्या चेतावनी दी? राहुल प्रियंका हिम्मत नहीं जुटा पा रहे क्या अमेठी रायबरेली से लड़ने के लिए चुनाव? डॉन शाहबुद्दीन की पत्नी का सनातनी अवतार देखकर हैरान रह जाएंगे। यानी चुनावी खबरों का कंप्लीट चैनल। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में तहलका मचा रखा है। पूरे बंगाल में योगी की चर्चा चल रही है। टीएमसी वाले योगी की बंगाल में एंट्री से इतना चिढ़े हैं जैसे अब उनके सबसे बड़े सियासी दुश्मन योगी आदित्यनाथ। टीएमसी वाले अब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ही पार नहीं पा रहे थे। अब योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में अपने बयानों से विरोधियों को धुआं कर रहे हैं। टीएमसी की मुसीबत और बढ़ गई। ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर योगी किस तरह की बातें कर रहे हैं कि टीएमसी बहुत भड़की हुई है, वो आप खुद सुन लीजिए। फिर आपको बताऊंगा कि अभी तो ममता बनर्जी के लिए योगी वाली सियासी मुसीबत कैसे और बढ़ने वाली है। आखिर बंगाल में रामनवमी के अवसर पर और बैसाखी के अवसर पर दंगे क्यों हुए? मैं बंगाल की सरकार से पूछना चाहता हूं। मैं यही पूछना चाहता हूं। और इन दंगाइयों के खिलाफ यहां की सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? बहनों और भाइयों, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता। और वह हाल इनके कर देते कि इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। 7 पीढ़ियां भूल जाती। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की ऐसी डिमांड है कि यूपी में तो वो एक दिन में 3-3 रैली कर ही रहे हैं। यूपी से बाहर भी सीएम योगी की भयंकर डिमांड चल रही है। आज बंगाल में भी योगी आदित्यनाथ ने एक दिन में 3-3 चुनावी रैलियां की। सबसे पहले सीएम योगी बहरामपुर पहुंचे, इसके बाद सीएम योगी ने बीरभूम में चुनावी रैली और फिर आखिर में सीएम योगी आसनसोल पहुंचे। बंगाल की हर रैली में योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार की जमकर क्लास लगाई। बहरामपुर की रैली में सीएम योगी ने कहा कि जिस बंगाल ने पूरे देश को दुर्गा पूजा का संदेश दिया, उसी बंगाल में संदेश खाली जैसी घटनाएं कैसे हो रही। सुनिए योगी को, फिर बताऊंगा कि टीएमसी कैसे योगी पर भड़की हुई। जिस बंगाल ने भारत को सिखाया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उस बंगाल में आज हिंदू परंपरा और संस्कृति को रौंदने का प्रयास सत्ता के संरक्षण में कैसे हो रहा है, यह देख करके अंतःकरण हमारा अत्यंत गर्वित होता है। और जिस बंगाल ने देश को दयामयी शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान करने का संदेश दिया था, उस बंगाल में बहनों और भाइयों
संदेश खाली जैसी घटनाएं बंगाल के अंदर कैसे घटित हो रही हैं, यह प्रश्न आज मैं बंगाल की सरकार से करने के लिए, बहरामपुर से प्रश्न मैं करने के लिए आया हूं। ममता बनर्जी की पार्टी को सीएम योगी की ये बातें बहुत चुभ रही हैं। सीएम योगी की बंगाल में रैलियों के बीच टीएमसी योगी मॉडल पर सवाल उठाने लगे, लेकिन योगी बंगाल की अपनी रैलियों में ममता बनर्जी की पार्टी से संदेश खाली से लेकर बंगाल में डेमोग्राफिक चेंज पर तीखे सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए योगी उसको लेकर क्या कह रहे हैं, फिर बताऊंगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में ममता सरकार को कैसे घेरा। और क्या यह सच नहीं कि जिन कारणों से 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, वही परिस्थिति आज कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का इंडी गठबंधन फिर से देश के अंदर पैदा करना चाहता है, बंगाल के अंदर पैदा करना चाहता है। ये जनसांख्यिकी असंतुलन, डेमोग्राफी को चेंज करने का जो कुछ प्रयास हो रहा है, मुझे देखकर आश्चर्य होता है। वीरभूमि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी हैं, जिसकी डेमोग्राफी पूरी तरह चेंज हो चुकी है। उधर अमित शाह भी आज बंगाल में थे। योगी कम नहीं पड़ रहे थे, अमित शाह भी पहुंचे हुए थे। अमित शाह ने आज बंगाल के पूर्व बर्धमान में चुनावी रैली की। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में बीजेपी को 30 सीटें मिल गई तो गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाएगा। सुनिए अमित शाह को, फिर आपको बताऊंगा योगी शाह तो ममता के गढ़ में जाकर ललकार रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा क्यों अपने ही गढ़ में जाने से हिचक रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 10 लाख करोड़ रुपया दीदी को बंगाल के विकास के लिए भेजा है। आपके गांव में कुछ आया है क्या? जरा जोर से बोलो, आया है भाई? आया है? कहां गया? कौन खा गया? ये तृणमूल के गुंडे मोदी जी के 10 लाख करोड़ रुपया भेजा हुआ खा गए हैं। बंगाल में परिवर्तन कर दो, 30 सीट जिता दो। हम ये पैसा जो आपका खा गए हैं उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता। अमित शाह और योगी तो बंगाल में जाकर दहाड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा क्या अपने गढ़ में जाकर चुनाव लड़ेंगे? इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की नई लिस्ट पर एक बड़ी खबर आ गई है। गुरुग्राम से कांग्रेस ने राज बब्बर को कैंडिडेट बनाया है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की नई लिस्ट आई है, जिसमें राज बब्बर को गुरुग्राम, जिसे लोग गुड़गांव भी कहते हैं, गुरुग्राम से टिकट दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से आनंद शर्मा चुनाव लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सतपाल रायजादा को टिकट मिला है, जबकि मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल के सामने भूषण पाटिल कांग्रेस के कैंडिडेट उतारे गए हैं। यानी 4 सीटों का ऐलान हुआ है, लेकिन इन 4 सीटों में भी ना अमेठी का नाम है, ना रायबरेली का नाम है। कांग्रेस की इस लिस्ट में भी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का नाम नहीं है, जबकि कई दिनों से कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का नाम आ जाएगा, अमेठी और रायबरेली के कैंडिडेट का ऐलान हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से इन दोनों के अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने न लड़ने का असमंजस चल रहा है, वो बड़े सवाल खड़े करता है। क्योंकि पहले अटकलें लगने लगी थी कि वायनाड में वोटिंग के बाद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर देंगे और रायबरेली से प्रियंका वाड्रा को कैंडिडेट बनाया जाएगा। दावा तक तो यह तक कर दिया गया था कि नॉमिनेशन से पहले राहुल और प्रियंका अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। अब अटकलें हैं कि राहुल और प्रियंका दोनों ही अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है दोनों पूरे देश में कांग्रेस के लिए कैंपेन करना चाहते हैं, ऐसी कुछ खबरें भी चल रही हैं। यानी कंफ्यूजन खत्म नहीं हो रहा और सवाल उठ रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि मोदी 150 सीट नहीं जीतेंगे, जो लोग 2 चरण के चुनाव के बाद कह रहे हैं कि मोदी तो गए हो, वो अपने ही गढ़ में क्यों नहीं आए हो? राहुल प्रियंका क्यों नहीं अमेठी रायबरेली से लड़ पा रहे अगर वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि भाई नरेंद्र मोदी तो हार रहे हैं? अब तक तो नाम का ऐलान कर देते, अब लास्ट मिनट पे करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यह कंफ्यूजन तब से चल रहा है जब अमेठी और रायबरेली में नॉमिनेशन की आखिरी तारीख बस 3 मई है और 20 मई को वोटिंग होनी है। यानी नामांकन को अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं और कभी कहा जाता है कि राहुल गांधी और प्रियंका दोनों चुनाव लड़ेंगे, कभी कहा जाता है कि दोनों नहीं लड़ेंगे, कभी कहा जाता है कि राहुल लड़ेंगे प्रियंका नहीं लड़ेंगी, कभी कहा जाता है प्रियंका लड़ेंगी राहुल नहीं लड़ेंगे। भैया इनका कंफ्यूजन ही खत्म नहीं हो रहा। यहां नामांकन भरने की तारीख खत्म होने पर आ गई है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा
और इन्वेस्टमेंट की पाठशाला विद HSBC म्यूचुअल फंड पार्टनर्ड बाय टाइम्स नाउ नवभारत में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे समय के बारे में। आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट की पाठशाला है तो टाइम की बात क्यों कर रहा हूं भाई? यही तो एक बहुत जरूरी बात है आपके इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ जर्नी में। इक्विटी यानी शेयर्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां ज्यादातर यह होता है कि आप जितने लंबे समय के लिए अपना पैसा इन्वेस्टेड रखते हैं उतना ही बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना होती है। कुछ लोग कहते भी हैं कि अपना पैसा शेयर मार्केट से निकाल देता हूं, जब मार्केट ऊपर होता है, जब मार्केट गिरता है तो मैं वापस पैसा लगा देता हूं। इसलिए बार बार खरीदने और बेचने से बेहतर होता है कि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहें। उदाहरण के तौर पर आपको एक चार्ट दिखाता हूं, जरा ये चार्ट देखिए। और अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको एक चीज बड़ी क्लियरली समझ में आएगी कि 1 जनवरी 2004 से लेकर 31 मार्च 2024 तक अगर साल के लिए आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपके निवेश किए गए 1000 रुपए अब तक 16,505 रुपया बन गया होता। 1000 रुपया 16,505 रुपया बन गया होता। हम सब चाहते हैं कि हम मार्केट के बेहतर दिनों में इन्वेस्टेड रहें और गिरावट से बच जाएं, लेकिन यह संभव नहीं है। और मानिए यह बात कि आपने मार्केट के बेस्ट दिन मिस कर दिए तो क्या होता? सिर्फ 10 दिन आपने मिस कर दिया तो आपके 1000 रुपए बनते 7,451 रुपए। यानी अगर आप 10 दिन मिस करते तो कहां 16,000 से 7,451 पर आ जाते, यानी 50% से ज्यादा की गिरावट। अगर आप मार्केट में हमेशा इन्वेस्टेड रहते और देखिए अगर बेस्ट 20 दिन आपने मिस किए तो आपकी पूंजी होती और भी कम, यानी सिर्फ 4,307 रुपए। 12,000 रुपए का नुकसान हो जाता। और अगर 20 साल में सिर्फ 30 बेहतरीन दिन अगर आपने मिस किए तो आपके हाथ में आता 2,634 रुपए। इसलिए दोस्तों ये ध्यान में रखिए, ज्यादा उछल कूद करने से ज्यादा हानि हो सकती है। आप समझिए कि मैं क्यों कह रहा था कि टाइम बहुत जरूरी है निवेश में। लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहिएगा तो फायदा होगा। डर और लालच में आकर गलत कदम मत उठाइए, क्योंकि जिंदगी की तरह निवेश में भी सब्र का फल मीठा होता है। आज के लिए इतना ही। इन्वेस्टमेंट की पाठशाला विद HSBC म्यूचुअल फंड पार्टनर्ड बाय टाइम्स नाउ नवभारत को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। An investor education and awareness initiative by HSBC Mutual Fund. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें।